महिला शक्ति है, उसने अपने प्राणों की आहुति दी है। जब उत्तराखंड बना है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, उसको मिसगाइड कर दिया जाए तो वो भी सही निर्णय नहीं ले पाता है। महिला शक्ति है, उसने अपने प्राणों की आहुति दी है। जब उत्तराखंड बना है, सबके कमरे अलग अलग हैं। अब लड़की कमरे में बैठ के क्या कर रही है, लड़का कमरे में बैठ के क्या कर रहा है, तो वो बीजेपी में भी गुटबाजी है। आप देख लो, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अपने आप में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्हें लोकतंत्र की हत्या करी है, संविधान को खत्म करने का काम किया है। तो मैं हमेशा इंदिरा जी के आइडल पे काम करती हूँ और उन्हीं की आइडेंटिटी पे मतलब कोशिश करूँगी, जब तक मेरी सांस है मैं उस पर काम करूँ कि किसी आदमी ने अपराध किया है, आप उसको कोर्ट कचहरी में ना ले जाके तुरंत उसको फांसी की सजा दी जाए। सरकारें बनती हैं, बट इस पे सख्त कानून बनाना चाहिए, सख्त कदम उठाने चाहिए। महिला शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो कि पूरे भारत का निर्माण करती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका राही न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दर्शकों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रश्मि चौधरी, जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है और साथ ही किसान यूनियन अम्बावत की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष भी हैं और समय समय जनहितों की बातें उठाती रहती हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम निरंतर करती रहती है। लेकिन जहां महिलाओं के लिए इतने संगठन, इतने नेता और इतने जो ऑर्गेनाइजेशन है महिलाओं के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी सरकार ने भी नारा लगाया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन आज की डेट में अगर जो देखा जाए तो बेटी बच नहीं रही है। अभी दर्शकों, आपको पता होगा कि खबरों में आया है कि दिल्ली में एक बेटी के ऊपर कार चढ़ा के उसको 11 से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया है। और एक कांड आया है अंकिता भंडारी वाला। बहुत सारे ऐसे इस देश में जो है कृत्य घटनाएं हो रही हैं, खास तौर से लड़कियों के साथ। क्या कहना है रश्मि चौधरी मैम का इस बारे में, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार रश्मि। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी कि राही न्यूज़ हमेशा जो भी इम्पोर्टेंट मतलब मैटर्स होते हैं समाज के, तो उनको हमेशा उठाने का काम करता है। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, तो महिला सुरक्षा की बातें तो सरकारें बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बट मैंने जितना महसूस करा है तो महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षा के लिए जिस तरीके से जिस समय चुनाव होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करके चुनाव जीते जाते हैं कि महिलाओं को इतना नौकरी मिलेगा, इतना आरक्षण मिलेगा, महिलाओं की बच्चियों की ऐसे सुरक्षा होगी, तो हमारे उत्तराखंड में भी देख लीजिए कि किस तरीके की घटनाएं रोज़ाना घटित होती रहती हैं, मासूम बच्चियों के साथ, युवा लड़कियों के साथ, कितनी वृद्ध महिलाओं के साथ भी। तो उस पर सरकार को बहुत कठोर मैं शुरू से महिला आयोग में रही तो मैंने शुरू से ही इस बात को उठाया कि बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए सरकार को। यदि किसी महिला के साथ कोई भी व्यक्ति बलात्कार करता है या कोई भी अनहोनी ऐसी घटना करता है कि जिसमें लड़की की सहमति नहीं है और वो घटना घटित होती है, तो मेरा मानना ये है कि उनको तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए और उनको तुरंत फांसी मिलनी चाहिए। यदि ऐसे कृत्यों में यदि फांसी की सज़ा तुरंत हो जाएगी तो मैं समझती हूँ कि जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, जो ऐसी मतलब कि घिनौनी मानसिकता रखते हैं, तो उनकी मानसिकता पे अंकुश लग पाएगा। रश्मि जी, क्या कारण मानते हैं कि जो इस तरीके की मानसिकता उत्पन्न हो रही है और इतने रेप भी हो रहे हैं और इस तरीके की कृत्य जो घटनाएं हो रही हैं, क्या सबसे बड़ा कारण मानते हैं आप? सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार जो है इस पे कठोर कदम नहीं उठा पाते हैं। आयोग बनते हैं, सरकारें बनती हैं, बट इस पे सख्त कानून बनाना चाहिए, सख्त कदम उठाने चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान से इन सब चीज़ों पे अंकुश लग सकती है। तो कहीं ना कहीं सरकारी दोषी है ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो अश्लीलता परोस रही है, फिर इंटरनेट है, उससे भी कहीं ना कहीं मानसिकता खराब हो रही है लोगों की। हाँ बिल्कुल, देखिए जो समाज में कितने सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको बच्चे देखते हैं और बच्चों की मानसिकता पे भी फ़र्क पड़ता है। मेरा कहना वही है कि जो भी सरकार बनती है उस सरकार को विशेष रूप से महिला सुरक्षा के लिए, क्योंकि महिला शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो कि पूरे भारत का निर्माण करती है।
पूरे भारतवर्ष को चलाने में अहम भूमिका होती है महिलाओं की। और जगह जगह पे आपने देखा भी होगा कि जितने भी हमारे सरकार में जितने भी पदाधिकारी हैं, मोस्ट प्रॉब्ली जगह पे हमारी महिलाएं हैं। हमारी राष्ट्रपति महिला हैं, हमारी यहाँ पे विधानसभा की जो अध्यक्ष हैं वो हमारी महिला हैं। तो बहुत जगह महिलाओं को बहुत जगह उनको मतलब उनके अधिकार दिए गए हैं, बट उसके साथ सरकार को बहुत सख्त कानून बनाने चाहिए। अधिकार देने से महिलाओं की सुरक्षाएं नहीं होंगी। महिला की सुरक्षा तब होगी कि आप सख्त कानून बना दें कि किसी आदमी ने अपराध किया है, आप उसको कोर्ट कचहरी में ना ले जाके तुरंत उसको फांसी की सज़ा दी जाए। तो जब 8-10 लोगों को फांसी की सज़ा हो जाएगी तो मैं समझती हूँ कि जो माता पिता हैं उनके अंदर भी एक संतोष की भावना आएगी कि सरकार ने एक अच्छा कानून बनाया है। तो फास्ट ट्रैक ऐसा होना चाहिए कि तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए। रश्मि जी, सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, समय समय पे कानून तो बनते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा है कि लड़कियां भी अपने माँ बाप से बगावत करती है। अब भी खबरों में आपने देखा भी होगा कि एक लड़की के 36 टुकड़े किए गए, वो मुस्लिम थे। कहीं ना कहीं धर्म भी आ जाता है। एक पूजा पहाड़न का सुन लीजिए, उसके 50 टुकड़े हुए हैं। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या सब जगह लड़के ही दोषी हैं? नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़के दोषी हैं या मैं महिला सुरक्षा की बात कर रही हूँ। मैं लड़के दोषी की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे महिला सुरक्षा की बात हो रही है। महिला जो सुरक्षा है वो देखो, माता पिता को भी अपने संस्कार देने चाहिए। जब माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे और अच्छे तरीके से उनका लालन पालन करेंगे, क्योंकि आजकल इकनॉमी इतनी ज़्यादा हावी हो गई है फैमिलीज़ के ऊपर कि माँ भी नौकरी करती है, पिता भी नौकरी करता है, तो वो बच्चों को वो संस्कार नहीं दिए जाते। एक इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो गया कि सबके रूम्स अलग अलग हो गए हैं, सबके कमरे अलग अलग हैं। अब लड़की कमरे में बैठ के क्या कर रही है, लड़का कमरे में बैठ के क्या कर रहा है, तो वो सब चीज़ें पता नहीं चल पाती है माता पिता को। तो इन सब चीज़ों की भी एक मतलब कि सरकारों को इनके लिए भी एक मतलब कि योजना चलानी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि एक ऐसी क्लासेस होनी चाहिए कि जिससे कि पेरेंट्स को बुलाया जाए और उनको बताया जाए कि ये जो आजकल इतने ज़्यादा विक्टिम्स पैदा हो रहे हैं गर्ल्स के अंदर, बॉयज़ के अंदर, तो इन सब चीज़ों पे अंकुश लग सकता है जब बच्चों को सुबह उठ के प्रणाम सिखाया जाएगा और परिवार के लोग साथ बैठ के 10 बातें बताएंगे, क्योंकि परिवार के लोगों को टाइम ही नहीं है। तो आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और उन सब चीज़ों को देखो, सरकार ही उन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जब बनती है तो हर आदमी वोट करके बनाता है, तो सरकार का ही उत्तरदायित्व जाता है इसमें। पेरेंट्स का भी उत्तरदायित्व जाता है, तो सरकार का भी उतना ही उत्तरदायित्व जाता है कि आप किस तरीके से माता पिता को सुरक्षित महसूस करा रहे हैं, उनके बच्चों को सुरक्षित महसूस करा रहे हैं, ये सरकार का उत्तरदायित्व जाता है। और बीजेपी सरकार में तो मैंने देखा है कि इनके तो मंत्री इतने घिनौनी हरकतें करी हैं। इनके मंत्री मतलब जगह जगह पे संलिप्त रहे हैं इन सब चीज़ों के अंदर में। तो बीजेपी सरकार को इस तरफ बहुत गहन सोचनीय विषय है और इस पे बहुत चिंतन और मंथन करना चाहिए। जी, आज ये अंकिता भंडारी का भी केस की सुनवाई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, अंकिता भंडारी का जो केस हुआ है वो कम्प्लीटली मतलब कि मैं ये बोलूँगी उस बच्ची के साथ मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय हुआ है उसके पेरेंट्स के साथ भी, कि जब बच्ची की हत्या हुई है तो आपने मतलब कि एकदम रिजॉर्ट को उजाड़ दिया, वहाँ के जितना भी डिपार्टमेंट था उसको सबको हटा दिया, उसको जला दिया। और वहीं की विधायक पहुँच रही हैं, फिर डीएम सर बोल रहे हैं कि नहीं हमारी तो कोई परमिशन नहीं थी। तो मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि विदाउट परमिशन आप रिजॉर्ट को मतलब कि उसमें आग लगा दे रहे हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें सरकार कहीं ना कहीं मतलब कि घेरे में आती है कि सरकार के कोई ना कोई नमुंदे, मैं ये नहीं कहती कि धामी सरकार ही इसमें संलिप्त है, कहीं ना कहीं सरकार का कोई ना कोई नमुंदा ऐसा है कि जो सरकार को भी, कितने ही लोग तो सरकार को भी मिसगाइड करने लगते हैं, कितने ही मंत्री ऐसे होते हैं। हमारे कांग्रेस के टाइम में हमारे हरीश रावत जी थे, उस समय कितने ही लोग ऐसे थे कि उनको मिसगाइड कर देते। तो कितनी बार जो
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है उसको मिसगाइड कर दिया जाए तो वो भी सही निर्णय नहीं ले पाता है। तो इसमें भी बहुत सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको कम्प्लीटली लगाया गया है और उसमें देखिए अब क्या निर्णय आता है। अभी आपने बात करी है कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्या उसका कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा? देखिए, जहाँ तक फायदे और हानि की बात है, कांग्रेस अपने आप में एक सर्वव्यापक और विश्व लेवल की हमारी एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जिसने देश को आज़ाद कराया और हमारे लोगों के बलिदान से ही आज जो भारतवर्ष चल रहा है, हमारे कांग्रेस के बलिदानों से ये भारतवर्ष चल रहा है। भारतवर्ष ये नहीं है कि अभी डिजिटल बन गया है। भारतवर्ष 2014 से डिजिटल नहीं बना। भारतवर्ष बहुत समय से बहुत तरक्की करी है। हमारे गांव में बिजली नीति, गांव में बिजली पहुंचाई, सड़कें बनाई, वहाँ पे मतलब जिस तरीके का गांव के ग्रामीण लोगों को विकास चाहिए तब ऐसा विकास बनाया। राजीव गांधी जी ने जिला ग्राम पंचायतें बनाई कि ग्राम का विकास कैसे हो सकता है। शहरों का विकास तो हम इजीली कर लेते, गांव का कैसे विकास होगा और किस तरीके से वहाँ के सुधार होंगे, वहाँ के लोगों को किस तरीके से मतलब कि जो कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको कैसे सुविधा दी जाएगी। तो ये सब कांग्रेस का ही है। और जहाँ तक राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी एक तपस्वी नेता बोलूँगी कि वो तपस्या है उनकी भारतवर्ष के लिए, कि भारतवर्ष की जो एकता है और अखंडता है वो मतलब कि खराब होने पे तुली हुई है और वो खराब ना हो वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है जगह जगह पे। संविधान को माना कहाँ जा रहा है। जब चुनाव होते हैं तो संविधान को हमने सामने सामने ही देखा है। अभी रुड़की में जिला पंचायत चुनाव हुए थे और क्योंकि मैं भी यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली सारे क्षेत्रों में जाती हूँ, सारे क्षेत्रों में देखती हूँ, क्योंकि मैं अपने हरीश रावत जी के साथ में रह के हमने बहुत कुछ सीखा है उनके साथ में रह के। तो मतलब मैं पूरा देखती हूँ कि किस तरीके से कैसे तो किस तरीके से इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करी है, संविधान को ख़त्म करने का काम किया है। तो राहुल गांधी जी तो एक तपस्वी व्यक्ति हैं और वो तपस्या के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को आगाज़ कर रहे हैं कि देश की अखंडता खतरे में है और इस खतरे को बचाओ। आप लोग सब मिलकर आओ, सड़कों पे आ जाओ। जैसे देश आज़ाद हुआ था और महात्मा गांधी जी अकेले निकले थे और कारवां पीछे चल पड़ा था, ऐसे ही राहुल गांधी निकले और उनके पीछे कारवां चल रहा है, पूरा भारतवर्ष चल रहा है। और आप देखना आने वाले टाइम में 2024 में हमारी सरकार बनेगी। रश्मि जी, आपने बताया कि कांग्रेस जो है त्याग, तपस्या और विकास की पार्टी है। फिर क्या ऐसे कारण हैं कि जो देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, कांग्रेस को कतई पसंद नहीं कर रही है, बीजेपी का ही साथ दे रही है? देखिए, ये बात बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस को पसंद नहीं करते हैं। कांग्रेस को यदि पसंद ना करते तो 68 साल तक कांग्रेस कभी शासन नहीं कर सकती थी। देखिए, ये तो वक्त परिवर्तनशील है, समय की धारा है ये। जब समय चलता है तो कभी ऊपर कभी नीचे चलता है। अभी हमारा कांग्रेस का जो समय है वो शायद भगवान शंकर भगवान केदारनाथ बाबा जी हमें कुछ सिखाने के लिए और हमारे लोगों को एकजुट करने के लिए और हमारे लोगों में जो जगह जगह पे अलग अलग मतभेद और मनभेद होते हैं उनको एक साथ जोड़ने के लिए शायद इस तरीके का माहौल पैदा करा है। बट आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है वो डाउन है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी का तो हाथ नहीं है कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कांग्रेस का जो है नकारा जा रहा है। ऐसे कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, ऐसे तो बीजेपी में भी गुटबाजी है। आप देख लो, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अपने आप में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं कांग्रेस की नेता होने के बावजूद भी मैं ये बात बोलूँगी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जैसा व्यक्ति उत्तराखंड में बहुत कम लोग हैं। इतने ईमानदार व्यक्ति हैं वो, और उनके ऊपर तरह तरह के एलिगेशंस लगा दिए, उनको बेचारों को मतलब मानसिक इतनी अशांति दी। अब कोर्ट ने उनको निर्णय दिया है और कोर्ट ने उनके जितने भी उनके ऊपर तरह तरह के एलिगेशंस लगाए गए थे वो भी उनके पार्टी के ही लोग मिलके उनके ऊपर एलिगेशंस कर रहे थे। तो ये नहीं है कि कांग्रेस में ही ये सब चीज़ें, जब परिवार बड़ा होता है तो उसमें तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के फूल होते हैं।
होते हैं और वो अपनी अपनी बातों को अलग अलग जोड़ के कहीं का ताना कहीं का बाना बुन के वो कहीं ना कहीं कुछ कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, जो आदमी सत्य के रास्ते पे चलता है उसकी हमेशा जीत होती है। और राहुल गांधी जी सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। अभी भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, यहाँ पे हरीश रावत जी ने भी करी थी, लेकिन वो असफल ही रही है, असफल ही कह सकते हैं उसको, क्योंकि 100 से 150 कांग्रेसी भी नहीं इकट्ठे हो पाए। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर आई है, और खासतौर से आपके रुड़की में भी। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कितनी बार ऐसा था कि अभी देखो आजकल जो है कोरोना का वापस प्रभाव आ गया है, काफ़ी लोग बीमार थे, काफ़ी लोग अपने बेचारे बुखार में थे, काफ़ी लोग नहीं पहुंच पाए थे। बट हमारी मतलब मान्यवर हमारे हरीश रावत जी एक उत्तराखंड के हमारी कांग्रेस के एक ऐसे कद्दावर लीडर हैं कि ऐसे विफलता नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये है कि कुछ लोग बीमार थे, कुछ लोग बाहर गए हुए थे, तो ये नहीं है कि हमारी जो यात्रा है वो विफल रही है। अगर सब बात आ जाती है हरीश रावत जी की, गद्दावर नेता हैं, लेकिन बहुत से लोगों का कहना यह है कि अंकिता भंडारी वाले मामले में ही ले लीजिए कि हरीश रावत जी कहीं पे भी धरने पे नहीं दिखाई दिए, लेकिन उनकी बेटी के विधानसभा में जो छोटा सा झगड़ा हुआ था वो पूरा थाने का घेराव करके बैठ गए थे, वहीं पे सोए, वहीं पे कुल्ला किया, वहीं पे योगा किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अंकिता भंडारी में मान्यवर हरीश रावत जी तो बेचारे गांधी पार्क में बैठे और इतनी ठंड में बैठे और उन्होंने पूरा पैदल यात्रा भी करी है। और जहाँ तक अनुपमा रावत जी की बात है तो वहाँ पे जब नेता हो जाता है तो उसका तो पूरा परिवार उनका बेटा और बेटी होते हैं, उसमें कोई ख़ास ऐसी बात नहीं होती कि उनकी बेटी थी वो। तो ये बात को तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जब आदमी नेता बन जाता है तो उसका पूरा उत्तराखंड उसका परिवार होता है। जैसे मैं रुड़की में नेता हूँ तो रुड़की मेरा पूरा परिवार है, मेरे सब भाई बहन, भाई पिता माता सब लोग पूरा परिवार होता है, तो उनका पूरा परिवार है। और वहाँ पे उनको लगा कि कुछ अनजस्टिस हो रहा है उधर उनके ग्रामीण जो मतलब विधानसभा है उनकी हरिद्वार की, तो उसमें लग रहा था, तो इस वजह से वो वहाँ पर आकर उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई। और हरीश रावत जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, तो मैं उनके बारे में कोई भी ऐसी कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगी कि मतलब कि वो मेरे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार हो सकता है कि हरीश रावत के द्वारा आपको मेयर का टिकट या विधानसभा का कोई टिकट मिल जाए? अरे ऐसा कुछ नहीं है। हरीश रावत जी तो आप ये सवाल इसलिए पैदा हुआ है रश्मि जी कि आप हर विधानसभा के इलेक्शन में या हर मेयर के इलेक्शन में टिकट मांगती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कहा जाए कि आपको लॉलीपॉप दे देती है। लॉलीपॉप देखो, ये तो जनता जानती है। और मैं आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी कि कांग्रेस पार्टी में जितना मैंने मेहनत से काम किया है, मैंने तन मन धन से काम किया है, और मैंने मतलब ऐसे ऐसे टाइम पे काम किया है कि मेरे बच्चे बॉर्डर से घर में आए हैं और मैं पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। बट पार्टी को पता नहीं क्या बात होती है, क्या नहीं होता है, जो अंदर का जो यहाँ का जो यंत्र और तंत्र चलता है वो किस तरीके से चलता है, वो आज तक मैं भी नहीं समझ पाई हूँ कि क्यों नहीं वो महिलाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और क्यों नहीं महिलाओं को आगे टिकट देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब 70 विधानसभा हैं हमारे उत्तराखंड में, तो सारी 70 के 70 विधानसभा सब लोग जीत नहीं जाते हैं, सब पुरुष भी हारते हैं। तो यदि मान लो कोई 4 महिलाएं हमारी हार भी जाती हैं तो एटलीस्ट उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस तो पैदा होता है ना कि हमने वर्क किया, हम हार्ड वर्कर थे और हमको कहीं ना कहीं वेटेज दिया गया, पार्टी ने हमको टिकट दिया। बट हम उसके बाद जीत हार तो ऊपर वाले के हाथ है। अब जीतने और हारने की बात मैं आपको करूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे, हमारी इंदिरा गांधी जिनको लोह महिला हम मानते हैं, और हमारी लोह महिला हैं इंदिरा गांधी, मेरी आइडल हैं वो, मैं उन्हीं के उस पर अपना वर्क करती हूँ। जैसे इंदिरा जी का काम करती थी, वो हमेशा गरीबों को प्यार करती थी, वो अमीरों को हमेशा दूरी बना के रखती थी। वो कहती थी कि नहीं, मुझे गरीब से प्यार है क्योंकि गरीब को मेरी ज़रूरत है। तो मैं हमेशा इंदिरा जी के आइडल पे काम करती हूँ और उन्हीं की आइडेंटिटी पे मतलब कोशिश करूँगी जब तक मेरी सांस है मैं उस पर काम करूँ।
तो ये बात तो बिल्कुल आपने सही पूछी है कि महिलाओं को वेटेज देना चाहिए। महिलाएं खाली बस भरने के लिए या हल्ला गुल्ला करने के लिए या महिला विंग दिखाने के लिए कि भाई हाँ हमारे पास महिलाएं भी हैं, तो ये सब पार्टियां, सारी पार्टियां करती हैं। ये आप ये बता दीजिए, बीजेपी भी यही काम करती है, हमारी कांग्रेस ने भी यही काम किया। बट अब मैं अनुरोध करूंगी अपने कांग्रेस के नेताओं से कि अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करो। महिला शक्ति जो है, इस उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका रही है महिला शक्ति की। जो महिला शक्ति है उसने अपने प्राणों की आहुति दी है जब उत्तराखंड बना है, तो उन महिलाओं को टिकट देना चाहिए और हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ रश्मि चौधरी, जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात करी है, महिला सुरक्षा के बारे में बात करी है, और साथ ही राजनीति दलों से भी गुजारिश की है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि महिला मातृशक्ति अगर जो इस देश में नहीं होगी तो इस देश का क्या होगा। इसके साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं आपसे अगले अंक में किसी और खास शख्स के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।